गुड मॉर्निंग। मैं मिसेस संगीता जैन सामंत, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ होम साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज अराई। आज बीए पार्ट 3 के स्टूडेंट्स को फूड एंड न्यूट्रिशन पेपर में भोजन के कार्य के बारे में बताने जा रही हूँ। तो बच्चों, आज हम भोजन के कार्य के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन अति आवश्यक है, इस सब से हम वाकिफ़ हैं। यह हमारे शरीर के भरण पोषण, वृद्धि विकास, नियंत्रण, नियमन आदि के साथ साथ सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है। अगर हम मुख्य रूप से देखें तो भोजन के कार्यों को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, शारीरिक कार्य यानी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस। दूसरा, सामाजिक कार्य यानी सोशल फंक्शंस। और तीसरा है मनोवैज्ञानिक कार्य यानी साइकोलॉजिकल फंक्शंस। लाइए थोड़ा विस्तृत रूप से हम तीनों कार्यों के बारे में बात करते हैं। शारीरिक कार्य, हमारे द्वारा ग्रहण किया गया भोजन हमारे शरीर का भाग बन जाता है। भोजन के प्रमुख कार्य शारीरिक वृद्धि एवं विकास, तंतुओं की टूट फूट की मरम्मत, विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन आदि हैं। शारीरिक कार्य के अंतर्गत भोजन द्वारा निम्नलिखित कार्य संपन्न किए जाते हैं। पहला है, भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। विभिन्न शारीरिक क्रियाकलापों जैसे चलने, बैठने, उठने, दौड़ने, कार्य करने आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि अचेतावस्था में यानी कि जब हम सोते रहते हैं तो भी शरीर के विभिन्न अंग स्वतः ही क्रियाएं करते रहते हैं, जैसे श्वसन, पाचन, अवशोषण, उत्सर्जन आदि। इन कार्यों को करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो हमें भोजन से प्राप्त होती है। वसा एवं कार्बोज ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें ऊर्जादायक यानी एनर्जी यील्डिंग भोज्य तत्व भी कहा जाता है। वसा एवं कार्बोज की अनुपस्थिति में प्रोटीन शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, परंतु प्रोटीन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करना व्यय साध्य है, क्योंकि प्रोटीन दालें, मांस, दूध, मछली आदि में पाए जाते हैं। प्रोटीन का मुख्य कार्य शारीरिक वृद्धि, विकास और मांसपेशियों की क्षतिपूर्ति, वेयर एंड टेयर ऑफ मसल्स करना होता है। 1 ग्राम कार्बोज एवं प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि वसा से हमें 9.1 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हमें ऊर्जा कार्बोज एवं वसा से ही प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि प्रोटीन का मुख्य कार्य निर्माणात्मक यानी बॉडी बिल्डिंग होता है। अब अगर हम बात करें दूसरे शारीरिक कार्य की, तो भोजन शारीरिक वृद्धि एवं विकास करता है। भोजन द्वारा शारीरिक वृद्धि एवं विकास का कार्य संपन्न होता है। यही कारण है कि गर्भधारण के समय एक छोटे से अंडाणु एवं शुक्राणु के मिलन के बाद जिस जायगोट का निर्माण होता है, वही जायगोट 9वें माह तक एक छोटा सा शिशु बन जाता है, जिसमें स्वतंत्र रूप से जीवन जीने की क्षमता होती है। उस समय शिशु का वजन लगभग 2.5 से 3.5 किलो तथा लंबाई 40 से 50 सेंटीमीटर के लगभग होती है, मगर युवावस्था तक बढ़कर वह 50 से 75 किलो तथा लंबाई उसकी 5 से 6 फुट हो जाती है। माता के गर्भ में भ्रूण माँ के भोजन से आहार ग्रहण करता है तथा जन्म पश्चात आहार उसे स्वयं ग्रहण करना होता है, जिसमें सभी प्रकार के पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं। बच्चों में वृद्धि एवं विकास का होना भोजन की पर्यायता एवं संतुलित मात्रा पर निर्भर करता है। मतलब अगर उसको राइट क्वांटिटी पर्याप्त भोजन मिल रहा है और संतुलित मात्रा में मिल रहा है
तो उसका वृद्धि और विकास सही होगा। यह हम सभी जानते हैं कि बाल्यावस्था में वृद्धि ज़्यादा तीव्र होती है, इसलिए उस समय पौष्टिक एवं संतुलित आहार की विशेष आवश्यकता होती है। युवावस्था में जो भोजन ग्रहण किया जाता है वह शरीर को स्थिति रखने तथा स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। वृद्धावस्था में शरीर निर्माणात्मक भोज्य तत्वों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि इस अवस्था में शरीर की कोशिकाएं एवं तंतुओं का निर्माण सबसे कम होता है तथा विनाश अधिक होता है। इसलिए ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य तत्वों की कम परंतु प्रोटीन, विटामिन और खनिज लवण युक्त आहार की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तीसरा, भोजन शरीर को रोगों से रक्षा प्रदान करता है। भोजन से शरीर को रोगों के प्रति सुरक्षात्मक शक्ति प्राप्त होती है। भोजन से ही रक्त बनता है। रक्त में ही लाल रक्त कणिकाएं यानी RBC एवं श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC विद्यमान होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं में रोगाणुओं से एवं भारी सूक्ष्म जीवों से लड़ने की क्षमता होती है और ये कणिकाएं इन्हें लड़कर या तो नष्ट कर डालती हैं अथवा इनका भक्षण कर लेती हैं। इसी प्रकार शरीर में उपस्थित बाहरी जीवाणु, विषाणु एवं रोगाणुओं का नाश हो जाता है। इस प्रकार शरीर की उन रोगाणुओं से सुरक्षा हो जाती है। भोजन में उपस्थित खनिज लवण एवं विटामिन रक्त निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। तो इस तरह से भोजन शरीर के रोगों को रक्षा प्रदान करता है। चौथा, भोजन शारीरिक क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण एवं नियमन करता है। विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के संचालन, नियंत्रण एवं नियमन के लिए भोजन अति आवश्यक है। भोजन में उपस्थित प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन इन कार्यों को करते हैं। शारीरिक तापकरण पर नियंत्रण यानी बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेट होना, जल संतुलन का नियंत्रण यानी वाटर का बैलेंस, रुधिर का थक्का बनना यानी ब्लड क्लॉटिंग, उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन, हृदय का धड़कना, श्वसन गति का नियमन आदि कार्यों के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब भोजन के ये तो थे शारीरिक कार्य। अब हम दूसरे मेजर कार्य की बात करते हैं, वह है सामाजिक कार्य यानी सोशल फंक्शन। सदियों से भोजन सामाजिक संबंधों को बनाने तथा उनको मजबूत बनाने में मदद करता है। हमारे समाज में समय समय पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के अवसर पर जलपान, प्रसाद या भोजन का आयोजन किया जाता है। जन्मदिन, शादी, वर्षगांठ, मुंडन, नौकरी में उन्नति, पुत्र प्राप्ति, विवाह आदि अवसरों पर भोज का आयोजन किया जाता है। वे सुरुचिपूर्ण व्यंजन परोसे जाते हैं। विशेष तीज त्योहारों पर विशिष्ट एवं स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं। भोजन हमारी संस्कृति का द्योतक है। लाइए हम बात करते हैं सामाजिक कार्यों के अंतर्गत कौन से पॉइंट्स। पहला है, भोजन आर्थिक स्तर का प्रतीक है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार भोजन का चुनाव करता है, वह उसका आयोजन करता है। मध्यम वर्गीय व्यक्ति भोजन का आयोजन करते समय मौसम के फल, सब्जी, सामान्य भोजन का आयोजन करता है, जबकि उच्च वर्गीय व्यक्ति भोजन में ऐसे खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करते हैं जो बेमौसम के भी होते हैं और आसानी से उपलब्ध नहीं होते। वे महंगे मेवे, फल, सब्जियां अपने आहार में सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार भोजन उनके आर्थिक स्तर का ज्ञान होता है, परंतु ये ज़रूरी नहीं कि महंगे फल और सब्जियां भी पूर्ण पौष्टिक हों। कई बार हम दिखाने के लिए या मेहमानों की आवागत के लिए भी बेमौसम के फल व सब्जियों का उपयोग कर लेते हैं, परंतु इसका आर्थिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो भोजन किस प्रकार का भोज आयोजित किया गया है उससे कभी कभी हमारी आर्थिक स्थिति भी झलकती है। दूसरा है, भोजन दोस्ती और आतिथ्य का प्रतीक है। दोस्ती को मजबूत करने के लिए नवीन नवीन व्यंजन दोस्तों के समक्ष परोसे जाते हैं।
भोजन के द्वारा अतिथि का सत्कार किया जाता है। जैसे घर में मेहमान आने पर चाय, कॉफ़ी, शरबत, अन्य पेय पदार्थ परोसे जाते हैं। हमारे देश में अतिथि को देवता समतुल्य माना जाता है और उनकी अच्छी सेवा और आवभगत की जाती है तथा उनके समक्ष व्यंजन परोसे जाते हैं। भोजन के आयोजन में कई बड़े बड़े काम भी सरलता से चुटकियों में निकल जाते हैं। इस प्रकार भोजन द्वारा व्यक्तिगत और सामाजिक कार्य सरलता से संपन्न हो जाते हैं। भोज का आयोजन करते समय सबकी रुचि को ध्यान में रखकर भोज्य पदार्थों का चुनाव करना चाहिए। जलपान का आयोजन सभा, सम्मेलन आदि के बीच में दिया जाने वाला भोजन, नाश्ता, पेय पदार्थ अति आरामदायक एवं सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे अवसरों पर परोसे जाने वाले व्यंजन रुचिकर, प्रसन्नता, तृप्ति एवं संतुष्टि देने वाले होने चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत लाभदायक हों, इसका भी हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा उसमें पूर्ण पौष्टिक तत्व मौजूद हों, यह भी हमारे लिए आवश्यक है। तीसरा और आखिरी है मनोवैज्ञानिक कार्य यानी साइकोलॉजिकल फंक्शंस। भोजन मात्र क्षुधापूर्ति का साधन नहीं है, बल्कि मनुष्य की संस्कृति, रीति रिवाज, संवेगों को प्रकट करने का माध्यम, आनंद एवं सुरक्षा की अनुभूति को उजागर करने का भी माध्यम है। भोजन शारीरिक एवं सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति के साथ साथ मनोवैज्ञानिक कार्य भी करता है और मन को संतुष्टि देता है। व्यक्ति जिस परिवार में रहता है, जिन खाद्य पदार्थों को खाने में उपयोग करता है, अगर वैसा भोजन उसे ना मिले तो उसका पेट तो भर जाता है परंतु आत्म संतुष्टि नहीं मिलती है। जैसे रोटी खाने वाले व्यक्ति को केवल चावल और चावल खाने वाले व्यक्ति को केवल रोटी खाने को दे दी जाए तो उसे भोजन से संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। घर में बने भोजन से जो संतुष्टि मिलती है वह किसी भी अच्छे से अच्छे होटल, रेस्तरां आदि से नहीं प्राप्त होती, क्योंकि घर में बने भोजन में प्रेम, स्नेह, मनोभाव आदि जुड़ा होता है। घर के सभी सदस्यों की रुचि को ध्यान में रखकर भोजन तैयार किया जाता है। मनोवैज्ञानिक कार्य में अगर हम बात करें तो 3 प्रकार से भोजन के कार्य हैं। पहला है भोजन द्वारा संवेगों को प्रकट करना। भोजन द्वारा संवेगों को प्रकट किया जाता है। जैसे प्रसन्न मन से अगर भोजन बनाया जाए तो ज़्यादा खाया जाता है, जबकि दुखी मन से भोजन बनाया जाए तो कम खाया जाता है। कुछ व्यक्ति तनाव को दूर करने के लिए अधिक भोजन का ग्रहण करते हैं, जबकि कुछ व्यक्ति बिल्कुल ही कम खाने लगते हैं। इससे उनके तनावों पर प्रभाव पड़ता है और उन्हें तनाव से मुक्ति मिलती है। इसी प्रकार कुछ समुदायों में कुछ खास भोज्य पदार्थ को दुख के क्षणों से जोड़ लिया जाता है। जैसे ऊंची जाति की महिलाएं, ब्राह्मण, राजपूत, बनिया, कायस्थ आदि अगर विधवा हो जाती है तो वे मांस, मछली, अंडा एवं अन्य मांसाहार करना छोड़ देती हैं। दूसरा है सुरक्षा की भावना के रूप में। भोजन सुरक्षा की भावना का प्रतीक है। घर से बाहर यात्रा या भ्रमण के दौरान अगर जाना पहचाना भोजन मिल जाता है तो उससे सुरक्षा की अनुभूति होती है। माँ द्वारा खिलाया गया भोजन बच्चे को अधिक सुरक्षा प्रदान करता है, जबकि उसी बच्चे को वही भोजन अगर दूसरा व्यक्ति खिलाता है तो उसे वह सुख प्राप्त नहीं होता और बच्चा ढंग से खाना नहीं खाता है। तीसरा और आखिरी, भोजन का प्रयोग बल के रूप में। इतिहास साक्षी है कि भोजन का प्रयोग बल के रूप में भी किया जाता है। दुश्मनों को भोजन की प्राप्ति न होने देने कर आसानी से लड़ाई जीती जाती है। व्यक्ति को समर्पण दिलवाने के लिए उसे कई दिनों तक भूखा रखा जाता है। इसी प्रकार किसी संस्था के विरुद्ध विद्रोह को दर्शाने के लिए कर्मचारी द्वारा भूख हड़ताल यानी हंगर स्ट्राइक भी की जाती है। परिवार में भी बच्चों को सज़ा एवं इनाम देने के लिए भोजन का प्रयोग किया जाता है। बच्चों के द्वारा अच्छा एवं प्रशंसनीय कार्य करने पर इनाम के तौर पर विशिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं, जबकि सज़ा देने के लिए उसका सबसे प्रिय भोज्य पदार्थ जैसे कि चॉकलेट, जैसे आइसक्रीम आदि भोजन के रूप में नहीं दिए जाते। तो ये थे हमारे भोजन के मुख्य कार्य, शारीरिक, सामाजिक तथा साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक।
धन्यवाद।